नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल आपको बताया गया था कि क्लास 11th की फ़िज़िक्स जो है कल स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, उसका पहला लेक्चर सभी बच्चों ने देख भी लिया। तो पहले लेक्चर में जो चैप्टर शुरू किया गया था उसका नाम था विमीय विश्लेषण। उसी विमीय विश्लेषण को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज उसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने लेक्चर फर्स्ट को देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप जाकर के पहले उसको देख लीजिए, तभी ये लेक्चर नंबर 2 आपके समझ में आने वाला है। ठीक है, और बच्चों सबसे बड़ी बात ये है कि जो कोरोना वायरस है उसके चलते हुए सभी क्लासें वे स्थगित हैं। ठीक, स्कूल कॉलेज सब बंद हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे आपके संपर्क में हों उनके साथ इस वीडियो की जो लिंक है उसको शेयर कर दीजिए, जिससे वो बच्चे भी देख पाएँ जो भी घर पे बैठे हैं। स्कूल कॉलेज तो चल नहीं रहा है, इसीलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। आगे क्या पढ़ना है इसकी चर्चा हम देख लेते हैं। ठीक है, या इसकी चर्चा करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि बीमा क्या होती है। ठीक ना, बीमा क्या होती है और उसके बाद कुछ बीमा हम लोग ज्ञात किए थे। ठीक है ना, आज हम लोगों को जानना है कि बीमीय सूत्र और बीमीय समीकरण क्या होता है। वैसे आप जानते हैं, बस खाली बताना है आपको। देखिए क्या कह रहा है कि किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र, ठीक है, वह व्यंजक है, वो एक व्यंजक है जो यह बताता है कि वह भौतिक राशि मूल राशियों द्वारा किस प्रकार व्यक्त होती है। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। ठीक है, बस आप पहले ये देख लीजिए क्या लिखा है कि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र, कोई भी भौतिक राशि हो उसका जो विमीय सूत्र है, विमीय सूत्र का जो व्यंजक है वो हमें यह बताता है कि वह भौतिक राशि मूल राशियों द्वारा किस प्रकार व्यक्त होगी। ठीक है, चलिए इसका मतलब समझिए एग्जाम्पल, तब आपकी समझ में आएगा। ठीक है, और विमीय सूत्र का फार्मूला होता है m की घात a, l की घात b और t की घात c, जहाँ m आपको पता है द्रव्यमान, l क्या है लंबाई, t क्या है समय। लेकिन a b c जो हैं क्या हैं, ये a b c ये बीमाएँ हैं, ये क्या हैं बीमाएँ हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप बताइए गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना, या वेग, सबसे बढ़िया बात कर लेते हैं वेग या चाल की। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि चाल का विमीय सूत्र बताइए, क्या बताइए विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र में देखिए क्या लिखा है कि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो यह बताता है कि वह भौतिक राशि मूल राशियों द्वारा किस प्रकार व्यक्त होगी। तो बस कुछ नहीं है, यही भौतिक राशि हो गई। ठीक, इसी को मूल राशियों द्वारा व्यक्त कर दिया जाए ना, मूल राशियों द्वारा किस प्रकार व्यक्त होती है। तो देखिए हमें पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक, तो यहाँ पर दूरी की बीमा क्या हो जाएगी, आपको पता है l, और समय की बीमा क्या हो जाएगी t। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, LT⁻⁻1। क्लियर हुआ, क्या लिखा है LT⁻⁻1। तो क्या हो गया, जो भौतिक राशि हमारे पास चाल थी उसका विमीय सूत्र यही होगा। क्लियर हो गया, उसका विमीय सूत्र यही है। समझ में आ गया। अब किसी का भी पूछे आपसे विमीय सूत्र बताओ तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ आप बताइए मुझे, चलिए बल की बता दीजिए, जैसे कि कल निकलवाया गया था बल के, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान, ठीक है, गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, यही होता है। अगर इसकी बीमा आप निकालेंगे, ठीक है, तो क्या निकलेगा, इसकी बीमा अगर आप देखे होंगे तो आता है MLT-2, ये तो आता है, इसको याद कर लीजिए MLT-2। तो ये बल क्या है, भौतिक राशि है, इसका विमीय सूत्र ये है। क्लियर हो गया। तो यही बताता है कि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है, ये जो व्यंजक है वह व्यंजक है जो यह बताता है कि भौतिक राशि मूल राशियों द्वारा किस प्रकार व्यक्त होती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, विमीय समीकरण। विमीय समीकरण क्या कहता है, वह समीकरण जो, ठीक है, भौतिक राशि को विमीय सूत्र के बराबर रखने पर, ठीक है, वह समीकरण जो भौतिक राशि को विमीय सूत्र के क्या कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, तो वही आपका क्या कहलाता है,
विमीय समीकरण कहलाता है। क्या करा देखिए, वह समीकरण जो भौतिक राशि को विमीय सूत्र के बराबर, यानी जैसे हमने कहा कि चाल, ठीक है, अब चाल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, भी से, ठीक है ना। कह रहा है कि वह समीकरण जो भौतिक राशि को विमीय सूत्र के बराबर रखने से प्राप्त होता है। तो ये है वेग, और वेग को अगर हम विमीय सूत्र के बराबर कर दें, इसका सूत्र क्या होता है, एल टी इनवर्स, ठीक है, उसी के बराबर कर दें तो उस राशि का विमीय समीकरण कहलाता है। तो ये है आपका वेग का विमीय समीकरण। क्लियर हो गया, ये कहलाता है वेग का विमीय समीकरण, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एक एग्जांपल और लेते हैं तो आपके और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। एक मिनट नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक, मिटा दिया जाए। चलिए देखिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। एग्जाम्पल से हम ये समझते हैं विमीय सूत्र, विमीय समीकरण कैसे व्यक्त किया जाता है। देखिए जैसे मैं कहूँ कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का बीमा और समीकरण किसके रूप में लिखना है, किसके रूप में, जी का विमीय सूत्र लिखना है, विमीय सूत्र, ठीक। देखिए जी लिखा है, जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका हमें विमीय सूत्र लिखना है, और उसके बाद इसकी हमें क्या लिखना है, बीमा लिखना है। उसके बाद फिर हमें क्या लिखना है, ठीक है, बीमा हो गया, विमीय सूत्र, फिर विमीय समीकरण लिखना है। क्या लिखना है, विमीय समीकरण, ठीक है, विमीय समीकरण लिखना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए हम लोग पता है फार्मूला F बराबर जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमें पता है। तो हमें इसी जी का चाहिए, तो जी बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, आ जाएगा एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब इसका विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, देखिए विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र इसका जो होता है उसको आप रख दीजिए। बल की बीमा क्या होती है, बल की बीमा होती है ml/t-2, ठीक, और दूरी की बीमा है ये r, क्या दूरी की बीमा क्या होती है, l स्क्वायर बटे m1 m2 क्या, द्रव्यमान की बीमा m, यहाँ m तो हो जाएगा m का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है, ओके, ठीक बच्चों। चलिए अब हम लोगों को देखना है ये जो है इसका विमीय सूत्र, ठीक है। तो यहाँ एक m से एक m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, ये हम की घात 1 बचेगा, ऊपर जाएगा तो m इनवर्स, ठीक है, m⁻⁻1 और l क्यूब और t⁻⁻2, क्लियर हो गया। तो ये हो गया इसका विमीय सूत्र, ठीक है, यानी जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसका विमीय सूत्र ये होगा। अच्छा, अगर बीमा पूछा जाए, जी की बीमा तो क्या होगा, द्रव्यमान में -1, यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान में कितना होगा, -1, और लंबाई में, ठीक, लंबाई में होगा कितना, 3, और समय में कितना होगा, -2, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब उसके बाद ये हो गया बीमा। तीसरा हमें देखना है विमीय समीकरण, कुछ नहीं है, इसी जी को, ठीक है ना, बड़े ब्रैकेट के अंदर और बराबर विमीय सूत्र के कर देते हैं, तो ये कहलाता है विमीय समीकरण, अर्थात m⁻⁻1, ठीक है, m⁻⁻1 l⁻3 और t⁻⁻2, ठीक है। एक मिनट चेक कर लेते हैं, l क्यूब हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होता था विमीय सूत्र और विमीय समीकरण और बीमा, ठीक है। अब आप आपसे कोई भी किसी भी जो है राशि का विमीय सूत्र पूछे और बीमा पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है, मिटा दिया जाए। चलिए अब उसके बाद हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं। विमीय चर, ठीक है, विमीय चर, विमीय अचर, और उसके बाद चलिए लिख देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा हम क्या कहना चाहते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए, चर एवं अचर राशियाँ, ठीक है, चर एवं अचर राशियाँ, ठीक है। चर एवं अचर राशियाँ क्या हैं,
देखिए अब चर से हैं और एक अचर है, ठीक है, चर और अचर राशियाँ, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विमीय चर। देखिए 4 प्रकार के होंगे, चर एवं अचर जो भौतिक राशियाँ हैं वो टोटल कितने प्रकार की, 4। तो पहला देखिए नंबर 1, पहले हम लोग लिखते हैं विमीय चर, विमीय चर, ठीक। दूसरी बात हम करते हैं बीमाहीन चर, ठीक है ना। फिर तीसरी बात करते हैं विमीय अचर और चौथी बात क्या होगी, बीमाहीन अचर, ठीक है। तो चर और अचर राशियों में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विमीय चर। तो विमीय चर क्या होता है, देखिए नाम से स्पष्ट है, विमीय चर यानी कि वह भौतिक राशियाँ जिसकी बीमा भी होती हो, ठीक है, और वो एक चर राशि हो, ठीक है, ऐसी राशि को हम लोग क्या कहते हैं, विमीय चर। तो लिख सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशियाँ, ठीक है ना, या वह भौतिक राशियाँ, वह भौतिक राशियाँ, ठीक है, वह भौतिक राशियाँ, ठीक है, जिनकी बीमा होती है तथा मान क्या होते हैं, चर होते हैं, ठीक है, चर होते हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं, विमीय चर कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए क्लियर हो गया। क्या बताया गया, वह भौतिक राशियाँ जिनकी बीमा होती हो और मान क्या हो, चर हों। चर का मतलब देखिए जैसे एग्जाम्पल में हमने आपको बता रहे हैं, जैसे हम कह दें कि आयतन, क्या कह दें, आयतन। तो आयतन में आप जानते हैं कि इसकी बीमा क्या होती है, इसकी बीमा होती है L3, ठीक है ना, इसकी बीमा क्या होती है, L3। तो आयतन, ठीक है, और जैसे हम ऐसा कह दें 5 मीटर क्यूब, तो ये आयतन ही तो है, ये 5 मीटर क्यूब क्या है, आयतन है। तो यहाँ पर 5 क्या है, यहाँ पर 5 इसका परिमाण हो गया, आयतन इसका जो मात्रक है वो मीटर क्यूब हो गया। तो यहाँ पर 5 से ज़्यादा भी तो सकता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि आयतन बस 5 ही मीटर क्यूब होगा, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो मान हैं, ठीक है, ये लिखा गया, इसके मान भी चर होंगे, चर का मतलब होता है बदल सकता है, और इसकी बीमा भी होती है। तो ऐसी भौतिक राशियाँ क्या कहलाती हैं, विमीय चर कहलाती हैं। समझ में आ गया, विमीय चर का मतलब क्या हुआ, विमीय चर का मतलब हुआ कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनकी बीमा भी होती हैं और उनके जो मान होते हैं वो चर होते हैं, ठीक है, मतलब वो बदल भी सकते हैं। तो ऐसी राशियों को हम कहते हैं विमीय चर। जैसे एग्जाम्पल में आयतन हो गया, ठीक है, आयतन हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, ठीक है ना, चाल हो गया आदि, इनको याद कर लो, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि बल है तो बल पे क्या होता है, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन आप लगा सकते हो किसी पर वस्तु पर। मान लीजिए लिखा है 10 न्यूटन, ठीक है, 15 न्यूटन भी हो सकता है, ऐसा ही नहीं कि 10 ही न्यूटन है। तो ये जो मान है ये बदल सकते हैं, अर्थात ये चर हैं, और इनकी बीमा भी होती है, ठीक है ना। बीमा क्या होती है, ML_T-2, ठीक है। तो ऐसी भौतिक राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, विमीय चर, ठीक है ना। तो विमीय चर क्लियर हो गया। चलिए दूसरा बात करते हैं बीमाहीन चर। क्या बात करते हैं, बीमाहीन चर, ठीक है। बीमाहीन चर का मतलब क्या होता है, देखिए बीमाहीन का मतलब ऐसी भौतिक राशियाँ, ठीक है, आप डिफिनेशन खुद ही लिख लेंगे, यानी वह भौतिक राशियाँ जिनकी बीमा नहीं होती, बीमा नहीं होती क्योंकि बीमाहीन लिखा हुआ है, बीमा नहीं होती है, लेकिन वो क्या हो, एक चर राशि हैं, यानी उनके जो मान हैं वो बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए विकृति, क्या चीज़, विकृति। अब विकृति की कोई बीमा नहीं होती है, क्योंकि विकृति बराबर क्या होता है, विकृति बराबर होता है प्रारंभ आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार, प्रारंभिक आकार, ठीक है। तो देखिए आकार में परिवर्तन ऊपर जो भी है वही नीचे, तो दोनों कैंसल, इसलिए जो है विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। जब मात्रक नहीं है तो बीमा का कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है ना। तो इसलिए विकृति का जो है कोई बीमा नहीं होती है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कोई बीमा नहीं, ठीक है, कोई बीमा नहीं, यानी इसकी कोई बीमा नहीं होती है, किसकी, विकृति की, ठीक है। अब लेकिन विकृति जो है बदल सकती है ना।
आकार में परिवर्तन थोड़ा हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना भैया। आकार में परिवर्तन क्या हो सकता है, थोड़ा सा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इनके जो मान होंगे वो बदल सकते हैं, लेकिन इनकी कोई बीमा नहीं होती। तो ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, बीमाहीन चर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, जैसे विकृति, ठीक है, अपवर्तनांक, ठीक, और दूसरा आपेक्षिक घनत्व, इनको याद कर लेना है कि विकृति हुआ, अपवर्तनांक हुआ, आपेक्षिक घनत्व हुआ, इनकी कोई बीमा नहीं होती, लेकिन एक चर राशि है, ठीक है ना, इनके मान बदल सकते हैं। क्लियर हो गया, विकृति, अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व, ठीक है। वाई में प्रकाश की वेग का मात्रक तो होता ही है, सॉरी, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, ठीक ना, आदि इत्यादि, ठीक है। क्लियर हो रहा है, चलिए तो नोट कर लीजिए कि विकृति, अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व, साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब की कोई बीमा नहीं होती है, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ पर कोण भी लिख सकते हैं, कोण की भी जो है कोई बीमा नहीं होती, लेकिन मान चर हो सकते हैं, 30 डिग्री 45 डिग्री वो मान बदल सकते हैं, लेकिन इनकी कोई बीमा नहीं होती है। क्लियर हो गया, तो दो हो गए हमारे ना, पहला और ये दूसरा, एक बीमीय चर और एक बीमाहीन चर। अब अगला आता है बीमीय अचर, ठीक ना। बीमीय अचर क्या होते हैं, अब इस बात को देखा जाए, मिटा दिया जाए इसको, ठीक। बीमीय अचर उसे कहते हैं कि वे भौतिक राशियाँ, ध्यान सुनिएगा, वह भौतिक राशियाँ क्या होती हैं जिनकी बीमा तो होती है, क्योंकि बीमीय अचर लिखा हुआ है, वह भौतिक राशियाँ जिसकी बीमाएं तो होती हैं, परंतु उनके जो मान होते हैं वो अचर होते हैं, वो बदलते नहीं हैं, ठीक है। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, बीमीय अचर, ठीक है। जैसे लिख सकते हैं कि वह भौतिक राशियाँ जिनकी बीमा होती है तथा मान क्या होता है, अचर होता है, ठीक है, वो आपकी क्या कहलाती हैं, बीमाहीन अचर। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हम बात करें गुरुत्वाकर्षण नियतांक, अभी हमने बात किया था गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक ना। गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक होता है, ठीक है, कैपिटल जी, इसका मान आपको सबको पता है, ठीक है, 6.67 × 10⁻11, और इसकी बीमा भी निकाली गई थी, ठीक है ना। बीमा इसकी क्या होती है, इसकी बीमा आई थी m⁻⁻1, चेक कर लेते हैं। तो g बराबर क्या होता है, FR²/m1m2, तो बल की बीमा क्या थी, mLt-2, और इसकी L² डिवाइडेड बाई m⁻⁻2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी बीमा आई थी mL³ t-2, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए ये गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण एक बीमीय अचर है, क्योंकि इसकी बीमा है लेकिन इसका जो मान है वो अचर है। अब जी का मान जो है, आप कहीं भी चले जाइए, जी का मान उतना ही रहेगा, ठीक है ना। जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है 6.67 × 10⁻11, इसका मान नहीं बदलेगा, और इसकी बीमा भी होती है, तो ये चर हो गया, ये अचर हो गया, ये मान नहीं बदलेगा, और इसकी बीमा भी है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, बीमीय अचर। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, बीमीय अचर, ठीक है ना। चलिए तो इसकी एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, जैसे सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, दूसरा प्लांक नियतांक, ठीक, अगला गैस नियतांक, ठीक हो गया। अगला वायु में प्रकाश की वेग, या वायु में प्रकाश की चाल लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं बीमीय अचर, ठीक है, क्या होते हैं, बीमीय अचर। इनको आप लोग जो है क्या करिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, अगला कौन सा होगा, बीमाहीन अचर, ठीक है, जिसके ना तो बीमा होती है और उनके मान क्या होते हैं, अचर होते हैं। मिटा दिया जाए इसको, ठीक। अगला है आपका बीमाहीन अचर, ठीक है। अब बीमाहीन अचर क्या होता है, देखिए देखिए जिसकी बीमा भी नहीं होगी, मान भी अचर होंगे, ठीक है, बीमा भी नहीं होगी और मान भी अचर होंगे, ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, बीमाहीन अचर, ठीक है। क्लियर है, ओके। सही नहीं है,
चलिए इसे देखते हैं। ठीक है, तो बीमाहीन अचर क्या होते हैं? वह भौतिक राशियाँ जिनकी, ठीक है, जिनकी बीमा नहीं होती है, ठीक है ना, वह भौतिक राशियाँ जो बीमाहीन होती हैं, ठीक है, वह भौतिक राशियाँ जो क्या होती हैं? बीमाहीन होती हैं तथा उनका मान क्या होता है? अचर होता है। वो आपका क्या कहलाती हैं? बीमाहीन अचर। ठीक है ना, मतलब इसकी ना तो कोई बीमा है इसके, लेकिन जो मान है वो फिक्स है। एग्जाम्पल में जैसे पाई का मान फिक्स है ना, आपको पता है 3.14, इसका मान फिक्स है, ये नहीं बदलेगा और इसकी कोई बीमा भी नहीं होती है। और संख्याएं जितनी हैं जैसे 1 2 3 ठीक डाट, ये क्या है? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है न तो इनका कोई मात्रक है और इनका मान क्या है? अचर है। तो ये सब आपके क्या कहलाते हैं? बीमाहीन अचर कहलाते हैं। ठीक ना। और जैसे एग्जाम्पल में एक्सपोनेंशियल थ्योरम, इसको हम 4 घातांकी जो पहले थी मैथ में वो है। ठीक है, अब यहाँ तो है नहीं इसलिए इसको हम ई को रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आप 2 याद कर लीजिए, कोई पाई हो गया या कोई भी संख्याएं हो गई, ये क्या कहलाती हैं? बीमाहीन अचर कहलाती हैं। क्लियर हो गया? तो ये थे हमारे टॉपिक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ विशेष पॉइंट हैं, उनको याद कर लीजिए। ठीक है ना, कुछ नोट पॉइंट में आप सबसे पहले नोट कर सकते हैं। देखिए कि अगर हमें कोई समीकरण दिया हो, ध्यान समझिएगा, कोई भी समीकरण दिया हो और उस समीकरण में यदि कोई कांस्टेंट आता है, कोई अचर आता है, तो उसकी बीमा लिखते समय, ठीक है ना, उस समीकरण की बीमा लिखते समय उस अचर की कोई बीमा नहीं लिखते हैं। ठीक है, जैसे तो ऐसा कह सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है? चलिए ठीक है, तो लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट है नोट पॉइंट में, ठीक है, बीमाओं की गणना में परिमाण, बीमाओं की गणना में परिमाण की बीमा नहीं लिखी जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? जब बीमाओं की हम लोग गणना करते हैं तो उसमें जो परिमाण होता है, ठीक है, उसमें जो अचर राशि होती है उसकी कोई बीमा नहीं लिखते हैं। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में जैसे हम कहते हैं गोले का आयतन, ठीक है, तो हमें पता है गोले का आयतन का फार्मूला भी बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब आपको पता है कि गोला चाहे ये हो चाहे ये छोटा गोला, ये बड़ा गोला, ठीक है, लेकिन इसका आयतन अगर हम इसकी त्रिज्या मान लें R1, इसकी त्रिज्या क्या मान लें R2, दोनों का आयतन कहीं लिखो तो लिखोगे इसका V1 बराबर 4/3 पाई R1 क्यूब, इसका क्या लिखोगे V2 बराबर 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है, R2 क्यूब। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये 4/3 पाई तो कांस्टेंट है ना, दोनों में है, तो बीमा लिखते समय इन्हीं की बीमा नहीं लिखी जाती। ठीक, यही बताना चाहते थे। जैसे और दूसरी बात, जैसे हम कहें गतिज ऊर्जा के बराबर ½ mv², तो आप कोई भी गतिज ऊर्जा लिखें किसी भी पिंड की, ठीक है, तो वहाँ पर ½ आना ही आना है, तो इसलिए इनकी कोई बीमा नहीं होती। तो जैसे यहाँ पर इसकी बीमा लिखेंगे तो 4/3 पाई को छोड़ देंगे और ये है R त्रिज्या मतलब दूरी, इसकी बीमा क्या हो जाएगी L, और घात 3 है तो कितना लगा देंगे 3। ठीक है, तो यही बताया जा रहा पॉइंट नंबर 1 में कि बीमाओं की गणना में परिमाण की कोई बीमा, ठीक है, नहीं लिखी जाती है। क्लियर हो गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 की देखिए, पॉइंट नंबर 2 क्या है, ध्यान सुनिएगा कि अगर कोई भौतिक राशि है, ध्यान समझिएगा, अगर कोई भौतिक राशि है तो उसके भिन्न भिन्न मात्रक हो सकते हैं। ये सर आप क्या कह रहे हैं, समझिए इसको। ठीक है, ये हमारा कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भौतिक राशि है, जैसे मैं ये कहूँ, ठीक है, चाल, ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये मीटर प्रति सेकेंड किस में है? ये SI सिस्टम है ना,
ये SI पद्धति में है। लेकिन अगर सीजीएस पद्धति में मैं बात करूं तो क्या आप क्या लिखेंगे, मीटर को लिखेंगे सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये तो लिखेंगे सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये किस में है, सीजीएस में है, ठीक है ना। तो यही तो हमने बताया कि अगर हमारे पास कोई भौतिक राशि है, ठीक है ना, तो उसके मात्रक अलग अलग हो सकते हैं। देखिए एक में SI में मीटर पर सेकेंड, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन इनकी जो बीमा होती है वो एक ही होगी, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, LT इनवर्स। क्लियर हो गया। तो पॉइंट नंबर 2 में यही नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि किसी भौतिक राशि की, ध्यान सुनिएगा, किसी भौतिक राशि की, ठीक है ना, जो मात्रक हैं वो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन बीमा अलग अलग नहीं होगी, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, मिटा दें इसको। चलिए पॉइंट नंबर 2 लिख दे रहे हैं, ठीक है। किसी भौतिक राशि या किसी भौतिक राशि का मात्रक, ठीक है, भिन्न भिन्न, एक मिनट, चलिए, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि किसी भौतिक राशि का जो मात्रक है वो भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक है, परंतु विमीय सूत्र ठीक एक ही होता है। समझ में आ गया। तो हमने क्या कहा कि कोई भौतिक राशि है उसका मात्रक भिन्न भिन्न हो सकता है लेकिन विमीय सूत्र एक ही होता है। एग्जाम्पल में आपको कराया गया था, जैसे चाल को बताया गया था, ठीक है ना। या जैसे हम बल का ज्ञात कर लें, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया SI सिस्टम में। अगर ये हम सीजीएस पद्धति में बात करें तो क्या हो जाएगा, ग्राम, ठीक, मीटर को क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा, ठीक है, सेकेंड का स्क्वायर। ये किस पद्धति में है, सीजीएस में, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए हमने क्या कहा कि कोई भौतिक राशि उसका मात्रक भिन्न भिन्न हो सकता है लेकिन दोनों की बीमा क्या होगी, सेम ही होगी। वो बीमा कितनी होगी, MLT-2। क्लियर हो गया। तो यही होता है पॉइंट नंबर 2 कि किसी भौतिक राशि का मात्रक भिन्न भिन्न हो सकता है परंतु विमीय सूत्र एक ही होता है, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 3 की बात कर लें। पॉइंट नंबर 3 नोट कर लिए हैं, मिटा दें। चलिए पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये है कि अगर हमें कोई भौतिक राशि दी हुई है, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई भौतिक राशि दी हुई है तो उसका जो विमीय सूत्र है वो एक निश्चित होता है। कोई भौतिक राशि दी हो तो उसका विमीय सूत्र क्या होता है, निश्चित होता है कि हाँ यही होगा। लेकिन अगर कोई विमीय सूत्र दिया हो तो हम ये फिक्स नहीं कर सकते कि उसका जो है कि उसकी भौतिक राशि यही है, ठीक है। देखिए फिर से हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर कोई हमें क्या दिया हो, भौतिक राशि दिया हो, तो हम फिक्स कर देंगे कि इसका विमीय सूत्र ही होगा। लेकिन अगर कोई विमीय सूत्र दिया हो तो हम ये फिक्स नहीं कर सकते कि ये इस भौतिक राशि का जो है क्या है, विमीय सूत्र है, ठीक है ना। चलिए जैसे एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल में जैसे अगर मैं कह दूं कार्य, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे समय, ठीक है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक है। तो बल की बीमा क्या होती है, MLT-2, और विस्थापन की बीमा क्या होती है, L। तो ये आ जाएगा पूरा ML²T-2, ठीक है। अगर हमें कार्य दे दिया, मतलब कोई भौतिक राशि दे दिया, तो उसकी हम जो है विमीय सूत्र फिक्स कर दिए कि बस अगर कार्य है तो इसका विमीय सूत्र यही होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये दे दिया, ध्यान समझिए, अगर हमें ये दे दिया कि ML²T-2, ठीक है, और आपसे पूछे कि ये कौन सी राशि है, ये कौन सी राशि का जो है, किस भौतिक राशि का ये बीमा है, तो हम फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि ये हो सकता है, कार्य का भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद ये ऊर्जा का भी हो सकता है, जितनी भी ऊर्जाएं हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना।
वैद्युत ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जाएं हैं सभी की बीमा यही होती है। उसके बाद बल आघूर्ण हो गया, बल आघूर्ण हो गया, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो देखिए हमने क्या कहा था कि अगर हमें कोई भौतिक राशि दिया हो, ठीक है, कोई भौतिक राशि दिया गया हो तो उसकी बीमा हम फिक्स कर देंगे, यही है। लेकिन अगर हमें कोई बीमा दिया हुआ है तो हम ये फिक्स नहीं कर सकते कि वो कौन सी भौतिक राशि के बारे में हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो तीसरे पॉइंट में यही नोट कर सकते हैं कि तीसरा पॉइंट में, ठीक है, कि किसी दी गई भौतिक राशि का, ठीक है ना, किसी दी गई भौतिक राशि की बीमाएं निश्चित की जा सकती हैं या निश्चित की जा सकती हैं, परंतु किसी दी गई भौतिक राशि की बीमाएं निश्चित की जा सकती हैं, परंतु किसी दी गई बीमा से भौतिक राशि का निर्धारण, ठीक ना, निर्धारण निश्चित नहीं किया जा सकता, निर्धारण या, ठीक ना, भौतिक राशि का निर्धारण जो है या भौतिक राशि को निश्चित नहीं किया जा सकता, इतना लिख दीजिए, भौतिक राशि को निश्चित नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्लियर हो गया। ये कहने का मतलब था, ठीक है ना, कि अगर हमें देखिए कोई भौतिक राशि दे दिया, कार्य, बल, कुछ भी दे दे तो उसकी बीमा हम फिक्स कर देंगे, लेकिन बीमा दिया है तो हम उसकी जो है राशि को फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हमने कहा कार्य दिया तो बीमा ये होगी, देखिए बीमा ये दे दिया तो पूछ ले कौन सी राशि है, तो हम ये फिक्स नहीं कर सकते, वो कार्य भी हो सकता है, ऊर्जा भी, बल, आघूर्ण भी हो सकता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये पॉइंट नंबर 3 था, ठीक है, ओके। तो चलिए बच्चों इस लेक्चर को फिर यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं, और वहीं पर उस लेक्चर को शायद समाप्त नहीं कर पाएंगे, 2 लेक्चर भी और बनेंगे, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, लेक्चर लंबा हो जाए, ज़्यादा लेक्चर बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन वो चैप्टर आपको पूरा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट में हमें पढ़ना है कि मापन क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे मापन, और फिर दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे बीमाओं के अनुप्रयोग, ठीक है। पेपर में कुछ भी आएगा तो यहीं से आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पेपर में आएगा तो यहीं से आएगा, बीमाओं के अनुप्रयोग में बीमाओं का यूज़ कहाँ पर होता है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम लोग अगले लेक्चर का इंतज़ार करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।